भी इस महामारी से जूझ रहा है और ऐसे जूझते हुए भारत के अंदर के नागरिकों का कर्तव्य क्या है, हम अपने देश के साथ कैसे खड़े हों और कैसे तथ्यों को समझें और कैसे उन तथ्यों का बारीकी से एनालिसिस करते हुए सकारात्मक बने रहें। मेरे जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है, किसी रूप में भी जब आपदा हो, जब युद्ध हो, जब इस तरह की विपदाएं हो, ऐसे में देश के एक एक जनता को संगठित होकर इस तरह के युद्ध या इस तरह के विपदाओं से लड़ना ही होगा। यही भारत का दर्शन है, यही भारत का सांस्कृतिक आधार है। और इसी बात पर आज जब मैं आपको अर्थव्यवस्था या आर्थिक दर्शन और सामाजिक दर्शन की बात करूंगा तो उस परिवेश में ही बात करूंगा, तथ्यों को बोलूंगा लेकिन सकारात्मक भाव से बोलूंगा दोस्तों। इसीलिए जब मुझे यह विषय मिला तो मैंने सोचा कि हम सभी साथियों को बताएं कि वर्तमान दौर में विश्व के इस वैश्विक बीमारी के मद्देनजर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, पूरी दुनिया की सामाजिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। एक 90s के दशक से जो भूमंडलीकरण का एक आंधी चली थी वो डोल गया, वो डगमगा गया और ग्लोबलाइजेशन ध्वस्त हो गया है। सारे राजनीतिक गुटबाजी छितर बितर गए हैं और विश्व को एक नई व्यवस्था की ओर अपना रुख मोड़ने का संकल्प लेना पड़ रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत को ऐसे वैश्विक माहौल में कभी भी अलग थलग करके नहीं देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं जब दर्शन की बात करता हूं तो दर्शन क्या है, आपको मैं इसके पहले कि हम आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर आए, दर्शन है क्या, युद्ध के समय का दर्शन कैसे हो सकता है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये अर्जुन रथ पर चढ़े हैं, कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और बजरंग बली उस ध्वज पताका पर बैठे हुए हैं दोस्तों। युद्ध है, महाभारत है, कौरव और पांडवों की सेना है, सत्य और असत्य के बीच लड़ाई है। हमारे सामने कोरोना है, कोरोना असत्य की लड़ाई है, हम पर थोपा गया लड़ाई है। हम भारत वाले रथ पर चढ़ के दृढ़ निश्चय के साथ कैसे इस कोरोना रूपी कौरवों को या दुश्मन को हराएं, इस पर विचार करने से पहले दर्शन क्या है इसको सोचा जाए। अर्जुन भी ठहर गए थे, विचलित हो गए थे, सामने सेनाओं को देखकर, अपनों को देखकर कई सारे प्रश्न उनके मन में हो गया था, भ्रमित हो गए थे। लेकिन एक दर्शन ने उनको कर्म का युद्ध करना सिखाया और वो दर्शन था कृष्ण का विराट दर्शन। और कृष्ण ने जब विराट दर्शन दिया तो वो सर्वांगीण स्वरूप में उस दर्शन को देखकर कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, बाकी के लिए अदृश्य भाव से मैं तो हूं ही, इसलिए अपने पथ से विचलित न होइए, अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। इसीलिए भारत को इस कोरोना के युद्ध में विश्व को उस विराट दर्शन को कराना होगा दोस्तों। और वो विराट दर्शन अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है, समाज व्यवस्था का भी हो सकता है और भारत के परिवार व्यवस्था का भी हो सकता है। ऐसे में हम जब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की तो मैं आपको बताऊं, दो तरह की बात मेरे मन में आ रहा है। अर्थव्यवस्था के बारे में कैसी बातें हो रही हैं, भारत को अलग थलग करने की कोशिश किस तरह हो रही है, डाटा के भरोसे, वैश्विक संगठन के इंस्टीट्यूशंस के भरोसे, उसको हमने कहा है डाटा दर्शन। अर्थव्यवस्था इस समय डाटा का दर्शन हो गया, डाटा का संकलन, डाटा के आकलन और डाटा के आधार पर किसी भी देश को इस कोरोना काल में अलग थलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए डाटा दर्शन हमारे इस लेक्चर का आर्थिक दर्शन होगा। और दूसरा पार्ट साथियों है दाता दर्शन, दाता हिंदी वाला यानी गिवर, सैक्रिफाइस, वो दाता दर्शन हमारा सामाजिक दर्शन है जो भारत में कोविड काल में समाज की व्यवस्था ने, हमारे ग्रामीण परिवेश की व्यवस्था ने, हमारे स्वदेशी जागरण मंच जैसी व्यवस्था ने, हमारे स्वदेशी भाव की व्यवस्था ने दाता का दर्शन भी कराया
और पूरे विश्व में दिखाया कि 138 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला देश वैश्विक इस युद्ध में अपने बल पर कैसे जीतता है। हम डाटा के भरोसे नहीं रह सकते, हम दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी सामाजिक व्यवस्था के बल पर अर्थव्यवस्था की नई ताबीर लिखेंगे, नई कहानी लिखेंगे। इसलिए साथियों, डाटा दर्शन और दाता दर्शन, ये दो दर्शन के बीच भेद समझ के हमको बात करनी होगी। क्या है कोविड? आज के डेट में, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 18 करोड़ लोग पूरे दुनिया में इससे प्रभावित हुए हैं। और दोस्तों, जब पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो विराट स्वरूप की बात कर रहे हैं। उस पूरे दुनिया में भारत भी है, भारत एक हिस्सा है। और पूरी दुनिया में इस दौरान मृत्यु की संख्या लगभग 38 लाख से अधिक हो चुका है। 38 लाख से अधिक मौत पूरी दुनिया में हो चुका है। लेकिन 18 करोड़ में इसी दुनिया में जो सकारात्मक पक्ष होता है वो ये है कि हम 16 करोड़ से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं। ये विश्व का स्वरूप है। और वैसे विश्व के स्वरूप में देखा जाए दोस्तों, तो भारत का स्थान कहां है? हम भारत के मृत्यु को डाटा के रूप में प्रस्तुत करके भारत को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। 38 लाख में से भारत में मौत होने वालों की संख्या 3,77,000 है। और इसी विश्व के धरातल पर सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश, जिसकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, लगभग 32 करोड़ है, अमेरिका, वहां पर उतनी ही जनसंख्या में 6.25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो डाटा के जाल में भारत जैसे विशाल सांस्कृतिक धरोहर वाले देश को अलग थलग करके नहीं देखना चाहिए। ये दर्शन, कोविड का दर्शन, मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व में कोविड का कहर है, विश्व में कोविड की मार है, वैश्विक महामारी है। इसलिए ऐसे में इकोनॉमिक्स का डाउन होना या इकोनॉमिक्स के सारे इंडिकेटर का डाउन होना लाजमी है। केवल भारत में नहीं हो रहा, विश्व स्तर पर हो रहा है, क्योंकि पूरा विश्व एक अज्ञात कोरोना से युद्ध लड़ रहा है दोस्तों। इसका ग्लोबल इंपैक्ट है। हम वैश्विक स्वरूप में भारत की बात हमको करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने विशाल स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन ने अपने कर्तव्य पथ पर चल के युद्ध में विजय पाई। भारत अपना युद्ध स्वयं लड़ रहा है, लेकिन विश्व में कोविड की लड़ाई जारी है। इसलिए पूरी दुनिया में आर्थिक ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा है। और पूरी दुनिया का जीडीपी, जो अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर के रूप में ढिढोरा पीटा जाता है, पूरे दुनिया की जीडीपी 3% से अधिक डिप हुआ है, लॉस हुआ है। सब 4.5 से 5% का लॉस हुआ है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 87.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो पहले था, वो पूरी दुनिया में 3.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर इस कोविड काल में नुकसान हुआ है। 3.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हुई है। यानी भारत के पूरे जीडीपी से अधिक का नुकसान पूरी दुनिया ने सहा है। ये ग्लोबल इंपैक्ट है। यानी कोविड ने पूरी दुनिया को एक साथ प्रभावित किया है, केवल भारत को नहीं। लेकिन भारत दुनिया से अलग कैसे है? चिंता हमको इसकी होनी चाहिए, बात हमको इसकी करनी चाहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का होना, कोविड का तेजी से प्रसार होना और लोगों का क्वारंटीन होना, इससे क्या हो गया कि पूरे दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मांग घटी, शॉपिंग कम हुआ, ट्रेवल कम हुआ और एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्थिर हो गई, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होती है। हम अगर सबसे बड़ा इंडिकेटर जो हम बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में इतनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ती है, तो ध्यान से सुन लीजिए। विराट दर्शन में आपको बताता हूं कि केवल भारत में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का रुकना
ठप होना कोरोना की वजह से, ये दुनिया के वैश्विक मंच के आधार पर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट जैसे देश में भी जहां 2019 में 3.7% बेरोजगारी की दर थी, वो बढ़कर 8.9% हो गया। बेरोजगारी का दर इतना तेजी से बढ़ा। यूनाइटेड किंगडम एक और विकसित देश में जहां 2019 में 3.8% बेरोजगारी की दर थी, वो बढ़कर लगभग 6% की बेरोजगारी दर हो गई। जर्मनी में भी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गया। ब्राजील में 11.9% से बढ़कर 13.4% हो गया, भारत से अधिक बेरोजगारी। और इटली में 9.9% से बढ़कर 11% का बेरोजगारी हो गया। इसलिए भारत में भी अगर बेरोजगारी 9% से 12% हो जाता है तो विश्व के साथ के आंकड़ों का वो तालमेल है। केवल भारत बेरोजगार नहीं हो रहा है, विश्व में बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि अर्थव्यवस्था डाउन है। ये कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि मैजिक नहीं है समझने में कि अगर अर्थव्यवस्था ठप होगा, संचालन ठप होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन होगा, सर्विस सेक्टर प्रभावित होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तत्काल कुछ समय के लिए। जैसे जैसे हम अनलॉक होंगे हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। और साथियों, क्यों अर्थव्यवस्था डाउन हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया में भारत समेत इस वक्त कोरोना काल के समय शॉपर्स, जिससे कि हमारी व्यवस्थाएं चलती है, अर्थव्यवस्थाएं चलती है, मार्केट चलता है, बाजार चलता है, वो उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरी दुनिया में गिरावट हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में जो ये बाजार में विक्रय का केंद्र था उसमें -20% की गिरावट हुई। चाइना में -46% की गिरावट हुई। जापान में -49% की गिरावट हुई। मैक्सिको में -64% की गिरावट होती है। फ्रांस में -65% की विक्रय यानी बाजार में गिरावट होती है। कनाडा में भी -65% की गिरावट होती है इस बाजार में। इटली में 67% की गिरावट होती है और यूनाइटेड किंगडम में 78% की गिरावट होती है दोस्तों। और अगर जर्मनी की बात किया जाए जो हमारे पेटेंट के रास्ते पर रोड़ा बना हुआ है, वहां भी 97% की गिरावट हुई है। ये पूरे विश्व में बाजार में गिरावट होना अर्थव्यवस्था का संकेत है। इसीलिए भारत में भी गिरावट हुआ है, जबकि पूरी दुनिया भारत की तरह लॉकडाउन कभी नहीं कर पाई। उसके बावजूद भारत ने इनसे अधिक बेटर काम करके इस एक वर्ष में दिखा दिया। तो ह्यूज ड्रॉप इन शॉपर्स कोविड के इस दौर में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा डाटा हम आपको बताएंगे, ये हुआ था। इसीलिए हम अगर देखा जाए तो जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्रेता हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चलता है, वो पूरे कोविड के दौरान 4 से 5 किलोमीटर के रेंज की यात्रा करने से हिचकते थे, दुनिया में भी, भारत में भी। इसीलिए क्रय का केंद्र बंद हो गया, इसीलिए इकोनॉमी डाउन हुई। और दोस्तों, इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि इसी वजह से, चाहे इसको अच्छा मानिए चाहे इसको बुरा मानिए, लेकिन दूसरा पहलू जो अर्थव्यवस्था का हुआ कि इस फिजिकल ड्रॉप से क्या हुआ कि ग्लोबल रेवेन्यू, जो ऑनलाइन रेवेन्यू हुआ, जो ऑनलाइन रिटेलिंग हुआ, वो 3.9 ट्रिलियन US$ 2020 में बढ़ा। यानी एक तरफ बाजार व्यवस्था का ठप होना, दूसरी तरफ ऑनलाइन का बढ़ना, यह अर्थव्यवस्था की एक अलग तस्वीर आपको दिखाती है। भारत भी इसी तरह अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करती है दोस्तों। और जो हम लोगों की चिंता है, जिस मकसद से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वैक्सीन के को पेटेंट मुक्त करने के लिए, इस पूरे कोरोना काल का जो आर्थिक आधार एक सेक्टर ने अगर जीता है, विजयी बना है, लाभ में रहा है, अब वो लोभ में हो गया है, स्वार्थी हो गया है, वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के यही एक सेक्टर है जो विनर है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई, स्वास्थ्य सेवा की डिमांड बढ़ी, वैक्सीन की डिमांड बढ़ी,
दवाओं की डिमांड बढ़ी और कोरोना ने ऐसा विश्व में कर दिया कि जिसके पास किसी दवा या किसी वैक्सीन का पेटेंट हो वो लाभ कमाने लगा। और लाभ का स्तर कम नहीं, लाभ का स्तर हो गया दोस्तों कि मॉडर्ना जैसी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 715% का लाभ कमाया। ये मैं विश्व का विराट दर्शन दिखा रहा हूं। 715% का मॉडर्ना जैसी कंपनी ने इस कोविड काल में आपदा में अवसर को खोजते हुए लाभ कमाया। और इसको आप रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि डिमांड स्वास्थ्य की होने लगी। और नोवावैक्स जैसी कंपनी ने भी 225% का लाभ कमाया इसी कोविड के दौरान। इस प्रकार सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां अगर बनी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनी। ये भी अर्थव्यवस्था का एक पहलू है और वैश्विक पहलू है। भारत में भी हमारे वैक्सीन बनाने का सबसे अधिक कंपनी है। भारत वैक्सीन बनाने का हब है, भारत दवाओं का हब है। लेकिन भारत में चूंकि केवल 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, इसलिए हमने अर्थव्यवस्था को तो संभाला, व्यवस्था को तो संभाला, लेकिन अभी भी जो स्वदेशी जागरण मंच का जो ध्येय है कि अधिक से अधिक कंपनियां पेटेंट मुक्त हो जाएगा ये वैक्सीन, तो हमारे अधिक से अधिक कंपनियां वैक्सीन बनाना शुरू कर दी और तेजी से हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी में लाने में सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए अर्थव्यवस्था के इन स्वरूप को देखिए दोस्तों। आज मैं आपके सामने आ रहा था, ये मेरे सामने 2 अखबार था, मैं इसमें 2 न्यूज को देखा। एक न्यूज था कि कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ये देखिए अखबार का न्यूज है, ये भय पराने वाला न्यूज है। एक ये आया, दूसरा आया उस अखबार में कि दूसरी लहर के बावजूद खजाने पर नहीं पड़ा गहरा असर। तो एक तरफ महंगाई का न्यूज अर्थव्यवस्था का दर्शन कराता है अखबारों में, डाटा जिसको हमने कहा, और दूसरी तरफ सरकार ने अपनी आय में कमी नहीं करके ये दिखा दिया कि वो गवर्नेंस करना जानती है विपदा में, क्योंकि सरकार ऋणग्रस्त नहीं हुई। ये 2 समाचार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज दिखाया है। इसलिए कोविड काल में महंगाई तो बढ़ी, महंगाई के बढ़ने के संकेत है, लेकिन महंगाई जो बढ़ा वो पेट्रोलियम पदार्थ पर जो बढ़ा वो सरकार की मजबूरी है। सरकार को इस कोविड काल में खर्च करने की दृष्टि से, क्योंकि टाटा इकोनॉमिक्स अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि कल्याण करना है, क्योंकि समाज तक पहुंचना है सरकार को। इसलिए अगर आय का स्रोत सूख जाएगा तो हम खराब अर्थव्यवस्था के जनक हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने उस पेट्रोलियम पदार्थ के जरिए और भरसक कोशिश किया सेकेंड लहर में कि केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन न हो, उससे रेवेन्यू को जनरेट करके आज विश्व को दिखा दिया कि भारत अपने बल पर अर्थव्यवस्था का संचालन करने में सक्षम है दोस्तों। इसलिए आज रिसेशन की बात हो रही है और आईएमएफ ने तो कहा है, जो वैश्विक परिवेश है, कि 4.4% से ग्लोबल इकोनॉमी जो श्रिंक 2020 में की थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ जीडीपी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये सारे के सारे चीजों का जो है श्रिंकिंग होता है, जिससे कि हम 1930 में जो महान मंदी आई थी उससे भी तेजी से गिरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। इसलिए महंगाई का भी लक्षण पूरे विश्व में समझ में आया। भारत भी उस महंगाई से अछूता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात। कृषि पर हम बाद में आते हैं क्योंकि कृषि तो हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है, प्राण है। आज पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कृषि के बल पर एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। सलाम है ऐसे किसानों को, सलाम है ऐसे भूमि पुत्रों को जिसने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर रिकॉर्ड उत्पादन करके दुनिया को दिखाया है। न केवल भारत का पेट भरेगा भविष्य में, भारत के गरीबों का पेट भरेगा भारत, बल्कि दुनिया का भी पेट भरने में हमारे किसान सक्षम होंगे। इसलिए कृषि क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने बताया कि पूरी दुनिया में बंद था, भारत में बंद था, इसलिए उससे बेरोजगारी हुई। तीसरा सर्विस सेक्टर, और साथियों
जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर, उसमें बहुत सारे रोजगार, उससे बहुत सारे आय का सृजन होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। इसीलिए कोरोना काल में ये बंद हो गया, आवागमन ठप हो गया। ऐसे में इस इंडस्ट्री का ध्वस्त हो जाना या धराशायी हो जाना निश्चित तौर पर एक एक व्यक्तियों के समझ में आ जाएगा कि सबसे अधिक नुकसान होता है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का होता है, क्योंकि कोरोना ने आवागमन को ठप कर दिया, लोगों में भय पैदा कर दिया। एक तरफ बाजार को बंद ठप करना, दूसरे तरफ आवागमन को ठप करना, इस दोनों से वैश्विक इकोनॉमी नीचे हो गई और भारत उस वैश्विक इकोनॉमी का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 35 मिलियन 3.5 करोड़ से अधिक होटल लिस्टेड है दुनिया भर में, और ये सारे के सारे टॉप होटल और रेस्टोरेंट और एयर ट्रेवल का जरिया धराशायी हुआ, और इसीलिए इस सेक्टर में लोग बेरोजगार होना शुरू किए और इसलिए इकोनॉमी भी हमारी डाउन हुई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए 2020 में हमारे घाटे में गए, और हम अभी भी आकलन कर रहे हैं कि कोविड के इस दौर में 2025 से पहले हॉस्पिटैलिटी का ये सेक्टर रिवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग डरे हुए, लोग भयभीत हैं। तो अगर हम दर्शन करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था का, तो विश्व की दृष्टि से भारत का दर्शन कराना जरूरी है। नहीं तो हम अन्याय करेंगे अपने ही देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने कर्मठ किसानों के साथ और अपने कर्मठ स्मॉल स्केल सेक्टर में लगे हुए, लघु उद्योग में लगे हुए लोगों के साथ, जिसने इस कोविड काल में तपस्या, त्याग, सैक्रिफाइस के बावजूद हिम्मत नहीं हारा है और सरकार का साथ देने में पीछे नहीं हुए हैं दोस्तों। इसलिए 2025 तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रभावित रहेगी। इसलिए सरकार का दायित्व है कि कैसे इस तरह के सेक्टर को रिवाइव करें। साथियों, जब हम आर्थिक दर्शन की बात करते हैं कोरोना काल में, तो हमने कहा ना कि अगर भारत के बारे में आप अलग से बात करना चाहते हैं तो यकीन मानिए, भारत में लगभग पूरे कोरोना काल में 2020 में -24% तक का डिप हुआ जीडीपी में, यानी हमारा जो इकोनॉमी बहुत धराशायी हो गई थी। -23 से 24% तक हम नीचे गए थे 2020 में, और उसके बाद हम तेजी से वी शेप में उभरे भी जैसे जैसे अनलॉक हुआ। लेकिन दूसरे लहर में आपको पता है कि पुनः अनेक स्टेट्स ने, लगभग 90% प्रदेशों ने लॉकडाउन को फॉलो किया। उसकी वजह से हम पुनः एक बार नीचे हैं, लेकिन राहत का बात है कि उसके बावजूद केंद्र सरकार के दूरदर्शी निर्णय की वजह से, सेंट्रली लॉकडाउन न करने की वजह से बहुत सारी गतिविधियां चलती रहीं, और इसलिए हम उतनी तेजी से नहीं गिरे जितना वर्ष 2020 में गिरे थे। इसलिए भारत की इकोनॉमी इस दौर में डबल डिजिट के करीब होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, और भारत में बेरोजगारी पर असर पड़ा, इसको मैं स्वीकारता हूं। हमने उसको बारे में बताया कि वैश्विक बेरोजगारी है, सप्लाई चेन स्ट्रेस हुए, आपूर्ति का जो जरिया है उसमें बाधा पहुंचा, और सरकार की आय भी कम हुए 2020 में, और सरकार ने आय को बढ़ाने का अनेक जरिया किया, जिससे की वजह से इस वर्ष हमारी सरकार के पास आय का स्रोत बना हुआ है। इसलिए हमने कहा ना कि अखबार में लिखा है कि सरकार का खजाना खाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनकम जनरेशन का बहुत माध्यम को खोले रखा। इसलिए गवर्नमेंट का इनकम कम हुआ है, ये भी इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी है। टूरिज्म इंडस्ट्री भारत का कोलैप्स किया, ये भारत का आर्थिक दर्शन है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारा कोलैप्स किया, हम कंज्यूमर एक्टिविटीज हमारे बंद हो गए, हमारा फ्यूल कंजम्पशन हमारा थोड़ा कम हुआ, एलपीजी का सेल हमारा बढ़ा, चाइना के साथ हमारा व्यापारिक संबंधों में तनाव आया, और भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ था। यानी हमारा एक्सपोर्ट लगभग 36.65% की कमी आई, और इंपोर्ट में भी हमारे लगभग 47% की कमी है। यानी भारत में भी
कोरोना काल में इम्पैक्ट पहुंचा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं भारत अलग है, क्योंकि भारत का जब आप सामाजिक दर्शन देखेंगे, दाता वाला दर्शन देखेंगे, वो दुनिया में कहीं नहीं दिखा सिवाय भारत के। दोस्तों जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव में भारत ने फिर से जीडीपी को थोड़ा डाउन किया, लेकिन शनै शनै हम 10% जीडीपी की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए ये जो डाटा दर्शन है, ये अर्थव्यवस्था का दर्शन है, और सिर्फ डाटा के जाल में अर्थव्यवस्था का आकलन आप मत सुनिए। किसी भी प्रकार के अर्थशास्त्रियों के उस एनालिसिस को इस दौरान मत सुनिए जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म करते हुए या बहुत भयावह स्थिति होते हुए दिखाई पड़ेगा। मैं भी एक अर्थशास्त्री के रूप में आपसे अपील करता हूं कि सकारात्मक बन के अगर देखिएगा तो भारत की जनसंख्या चीन के बाद सर्वाधिक है, और चीन से तुलना करेंगे तो चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, चीन का कोई भी बात बाहर नहीं आ रहा है। भारत का एक एक बात सबको मालूम है, इसलिए भारत की डेमोक्रेसी को चीन से तुलना मत कीजिए। और भारत की जनसंख्या का इस कोरोना काल में पलना पोषना बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसीलिए सीएमआई वगैरह जो सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमेशा आता रहता है। अगर आप दर्शन देखेंगे तो सीएमआई के रिपोर्ट ने लगभग 1.75 परिवारों में सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने माना कि 55% लोगों का इनकम कोरोना काल में कम हुआ, इस सर्वे में माना। और 42% लोगों ने कहा कि वो जैसे पहले थे वैसे ही पूरे कोरोना काल में स्थिर हो गए। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला या चिंता करने वाला सीएमआई ने जिस पर चर्चा हुआ टीवी में, वो ये था कि हमारी बेरोजगारी दर बढ़ी और लगभग 1 करोड़ लोग जून में बेरोजगार होने के कगार पर थे। यानी इतने लोग ने अपने जॉब को खोया हुआ है। ये एक तरह से सीएमआई का रिपोर्ट आया। ये दिल दहलाने वाली आंकड़े हैं, लेकिन साथियों मैक्सिमम जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के गए हैं। भारत असंगठित मजदूरों का देश है, अधिकांश लोग असंगठित मजदूर हैं। और जब लॉकडाउन पूरे देश में हुआ तो लोग अपने लोगों के जॉब भी छीने, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होता चला गया आप देखे होंगे कि लोगों की रोजगार वैसे मिलना भी शुरू हो गया। इसलिए इस तरह के डाटा पर सिर्फ एनालिसिस के दृष्टि से देखिए, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है सामाजिक व्यवस्था, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया, गरीबों का कल्याण किया, और हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके पूरी दुनिया में अपने आर्थिक दर्शन को परोस पाए। इसलिए दोस्तों हम कितना भी बेरोजगारी हो, लेकिन भारत सरकार ने सभी गरीबों को पाला पोसा, इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। और महंगाई का बढ़ना ये कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि महंगाई का बढ़ना अगर एक पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ में बढ़ता है तो सारे पदार्थों पर उसका असर पड़ेगा। और हमने कहा कि इसलिए सरकार चाहती है कि उस पर टैक्स न कम हो, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा मुद्दा है, और धीरे धीरे लोग डिमांड करने लगेंगे, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ये एक बिल्कुल टेम्परेरी फेज है, इसको कोई भयावह दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस टेम्परेरी फेज में अभी महंगाई थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जैसे ही अनलॉक होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुरुस्त होगा, जैसे सप्लाई चेन हमारा दुरुस्त होगा, धीरे धीरे पूरे देश के एक एक कोने तक सारे चीज मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर से हम इन्फ्लेशन पर या महंगाई पर काबू पा लेंगे। साथियों ये एक पक्ष था जिसके बारे में बताया। दूसरा पक्ष क्या है जो हमारे भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दाता दर्शन, सामाजिक दर्शन। क्या इस दौरान भारत सरकार ने या क्या इस दौरान कोविड के दौरान समाज ने क्या किया? अगर इस बात को आप देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत अलग दिखाई पड़ेगा। दोस्तों आपको मालूम है पूरे कोविड काल में
कहाँ होता है किट्टू? किट्टू 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 कहाँ होता है यार? कहाँ होता है? गैलरी में होता है पापा। गैलरी में नहीं हुआ है। ये बड़े मुश्किल से किए हम। वाओ ये गुड 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 सबको खाया सबको सही बहुत गड़बड़ बात है। ये तो ठीक नहीं है बात है सब दिखाइए। शरीर शरीर के लिए ठीक ना हो। मतलब नहीं मतलब तो साले से वो थोड़ी हम वो बात तो मतलब शरीर के बहुत नुकसान ना करी। अब कहाँ हुआ है यार? सेव किए हैं? अरे यार हम बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किए तुम्हारे चक्कर सेव में। किए हैं कि नहीं? सेव कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? बंद करते तो ऊपर ऑप्शन आता है सेव करने का। होना ही चाहिए अरे यार, देखो ये लिखा हुआ 30 मिनट का है। आपका तो ठीक है तो अभी भी है कहीं ऑप्शन आया ही नहीं बंद किए तो।